माइक चेक। आज जो दो तीन महत्वपूर्ण विषय हैं उसको लेकर के जननायक जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पधारे हमारे प्रदेशाध्यक्ष सादगी की मिसाल सरदार निशान सिंह जी, संगठन सचिव राजेंद्र लेकानी जी, ऑफिस का काम देख रहे और पार्टी को मजबूत करने वाले, निरंतर चंडीगढ़ से पार्टी का संचालन करने वाले रणधीर सिंह जी, हमारे धनखड़ साहब, दीप कमल जी और गुड़गांव की सारी इकाई, नाम लूंगा तो लंबा अरसा लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, मैं आपका वेलकम करता हूं, खैरमकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा देरी से हो गया क्योंकि कुछ बातें हमने डिस्कस करनी थी और आप पहले आए, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं शुरुआत क्योंकि सबसे छोटी इकाई और सबसे महत्वपूर्ण इकाई इंसो की तरफ से करना चाहूंगा। भाई प्रदीप देशवाल जी, जिनका नाम मैं भूल गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसो के, वो कुछ बातें आप लोगों से साझा करेंगे और उसके पश्चात जो दो तीन अन्य महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, आप सब आपको ज्ञात भी है उन सभी बातों का, जो पीछे 2-3 दिनों में 4 दिनों में डेवलपमेंट हुई हैं, उन पे चर्चा करेंगे। पहले क्योंकि जो है ना, शुरुआत शुभ काम से होनी चाहिए, इंसो एक घोषणा करने जा रही है, तो उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी पत्रकार छायाकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, इंसो के पूर्व मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी, राजेंद्र लेकानी जी, सभी सम्मानित पत्रकार व छायाकार साथी। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि ज्ञात है उत्तर भारत का सबसे अग्रणी छात्र संगठन है और छात्रों के मुद्दों की अगर बात आती है तो न केवल उन मुद्दों पर जो है जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ती है, बल्कि अपनी छात्रों की सभी जायज मांगे मनवाने के लिए लगातार संघर्ष करते रही है। चाहे हम सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर थे, तब की बात है। इंसो ने कभी भी छात्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया, परंतु कोरोना काल के कारण जो है छात्र राजनीति की जो गति है वो धीमी पड़ गई थी। उसके साथ साथ जो छात्र संघ चुनाव का ना होना भी एक बड़ा मुद्दा है। तो छात्र राजनीति को और छात्रों के मुद्दों को जो है विशेष रूप से उठाने के लिए इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय लिया है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। उसके लिए इंसो ने एक लंबा संघर्ष भी किया था और सरकार ने लिखित रूप से जो है उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी को जो है इंसो को आश्वस्त किया था, लिखित में हमारे पास सभी लेटर्स हैं, कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएंगे, परंतु प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कराए गए। ये दुर्भाग्य था हरियाणा प्रदेश के छात्रों का और ये कहना चाहूंगा छात्र राजनीति के लिए भी बहुत ही एक घातक कदम था। परंतु हमने दोबारा से, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया और एडमिशन सेशन जो वो डिले हो गया, तो छात्र संघ चुनाव बहाल कराना जो है प्रैक्टिकली जो है वो संभव नहीं था। छात्र संघ चुनाव न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, विश्व में कहीं भी नहीं हो पाए। लेकिन अब दोबारा से क्योंकि एडमिशन सेशन जो है स्टार्ट होने के नजदीक है, तो हमारी एकमात्र जो मांग है सबसे पहले वो छात्र संघ चुनाव का बहाल कराना। इंसो लगातार जो है जन संवाद कर रही, छात्र संवाद कर रही, ताकि छात्र संघ चुनाव को लेकर हम आम विद्यार्थियों की राय जो है और आम विद्यार्थियों का सहयोग समर्थन लेकर जो है सरकार को जो है याद दिलाए, सरकार के द्वारा किया गया वो वायदा कि छात्र संघ चुनाव जो प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में होंगे, उसके लिए हम लगातार छात्र संवाद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय लिया है कि हम जो है 1 महीना लगातार सदस्यता अभियान चलाएंगे इंसो का, और 1 लाख जो है जो नए साथी जो है, क्योंकि कोरोना काल में सदस्यता अभियान नहीं चला पाए थे, 1 लाख नए साथी जो है इंसो के साथ जोड़ेंगे और वो नए 1 लाख साथी उसके साथ साथ जो है आम विद्यार्थी जो अप्रत्यक्ष रूप से इंसो के समर्थन में, इंसो के साथ, इंसो की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनको साथ लेकर एक बड़ी मुहिम जो है छात्र संघ चुनाव छात्रों के मुद्दों को लेकर हम शुरू करेंगे। 1 महीने का हमारा 1 लाख सदस्य नए बढ़ाने का टारगेट है और इसी के लिए जो है आगामी 1 माह में लगातार कार्यक्रम इंसो के जारी रहेंगे। छात्र संघ चुनाव में सरकार हमारे प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाल करती है तो हम स्वागत करेंगे, और सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है जो लिखित रूप में
जो है हमें दिया गया था, तो फिर हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वो आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को, वो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मेंबरशिप फॉर्म जो इंसो ने शुरू किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी कहाँ है, हाँ ले मेंबरशिप करनी है शुरू। मेंबरशिप ड्राइव जो है उसकी शुरुआत आज इस भव्य प्रांगण से ही आपके गुड़गांव से हो जाएगी और अगले 1 महीने में 1 लाख सदस्यों का जो एक बड़ा मिशन इंसो ने लिया है, मैं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत इंसो के हमारे वीर सिपाहियों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस मिशन को न केवल पूरा करेंगे बल्कि इस मिशन से कहीं आगे बढ़कर के स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच पर चलकर युवाओं के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म उठाएं। अगर आपकी इजाजत हो तो जो मेंबरशिप का फॉर्म और उसकी जो फोटो ऑप है वो लास्ट में हो जाए, उससे पहले कुछ अन्य मुद्दे। एक जो हमारे एलएससी का इशू आया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, शायद करण कटारिया गुड़गांव से संबंध रखने वाला विद्यार्थी है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज सुबह से हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार डेमोक्रेसी की जहां बात होती है और जो विश्व को डेमोक्रेसी सिखाने की चर्चा करते हैं, वो लोग ही डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार, देश की सरकार, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इस पर संज्ञान लेगी। ना केवल हिंदुस्तान से एक बड़ा संदेश जाना चाहिए बल्कि हमारे विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारे लाखों विद्यार्थी आज विदेश में पढ़ रहे हैं और अगर एक की आवाज को हमने दबने दिया तो आने वाले समय में हमारे भविष्य को दबाने का एक बड़ा प्रयास होगा विदेशों के अंदर। इसलिए ये चाहे इसको कोई भी नाम दे रहे हो, चाहे कोई हिंदुइस्ट कहता है, कोई इस्लामोफोबिया कहता है, कोई कुछ भी कहता है, मगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की हत्या के तौर पर देखता हूं। किसी का हिंदू होना या किसी का सिख होना, किसी का मुस्लिम होना या किसी का किसी रिलीजन से संबंध रखना, उसके चुनाव लड़ने से उसको नहीं रोका जा सकता। और ये चीजें क्योंकि हमने अडॉप्ट करी हैं उस देश से और आज देश में ऐसा हो रहा है, तो हमें एक सख्त संदेश भेजना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसी हुई, हम उनके परिवार के साथ हैं, हम उस नौजवान के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि उसको जस्टिस होगा और वो चुनाव लड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जो भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जाकर के एक बात कह रहे हैं कि हमने जननायक जनता पार्टी को जो कहते थे कि यमुना पार ले जाएंगे या और अन्य विषय पर, और वो जाकर के बीजेपी के साथ मिल गए और ज्यादा उनके जो लाडले बेटे हैं जींद में, हिसार में, अन्य क्षेत्रों में, मुझे हैरानी होती है कि कैसे कोई पूरा झूठ बोल सकता है, कैसे सरेआम कोई झूठ बोल सकता है। और आज ये मेरी इच्छा नहीं थी मगर मुझे कंपेल किया कि आज उन तमाम बातों को आपके सामने। दीपकमल जी अगर आप शुरू करें, आपके बिल्कुल पीछे जो अगर आप कैमरा रोल कर ले तो ये दुष्यंत जी की फोटो है जब हमारी 10 सीटें हम जीत चुके थे। हरियाणा में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 10 जेजेपी को और 31 सीटें कांग्रेस को, 1 आईएनएलडी को और अन्य 1 कांडा जी की पार्टी को और निर्दलीय को मिली। हरियाणा की जनता का मैंडेट क्लियर नहीं था। फ्रैक्चर्ड मैंडेट में जब विधायक दल की बैठक हुई तो विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया और ये
एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं नहीं कह रहा। दुष्यंत जी इसमें नेता चुने गए, ईश्वर सिंह जी उपनेता चुने गए, अमरजीत ढांडा जी चीफ विप चुने गए। सरकार बनाने के लिए विधायक दल ने यह फैसला किया, दसों के दसों विधायक ने। इसको रोकिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको उसके बाद चलाऊंगा, अगर 2 मिनट मेरी बात पे गौर करें। और भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये फैसला ले कि हम किसके साथ हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, निशांत सिंह जी मुझे परमिट करें, उस समय मैं मौजूद नहीं था मगर ये मौजूद थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला लिया, क्योंकि उन तक ये बात ले जाई गई, उनका यह फैसला आया कि 3 बड़े विषयों पर 5100 पेंशन, महिला को 50% आरक्षण और तीसरा हमारा 75 यानी मेन मुद्दा दुष्यंत चौटाला जी का जो था, इन तीनों पर जो भी पार्टी सहमत होगी, ये तीनों मुद्दे हैं हरियाणा के हित के मुद्दे, हरियाणा के भविष्य के मुद्दे, हरियाणा में इक्वालिटी के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, नौजवानों को आगे बढ़ाने के मुद्दे, हरियाणा के हित में। क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और ये तो है नहीं कि दोबारा चुनाव में जाया जाए, एक अलग बोझ जनता पर डाला जाए। ऐसे में इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट में 10 सीटें जो हरियाणा की जनता ने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को आशीर्वाद स्वरूप दी है, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिन पे इन मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा करके जमीनी हकीकत बनाया जाए। इसलिए दुष्यंत चौटाला जी ने इस तमाम जो मैंने आपको डेवलपमेंट्स बताई, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं चाहूंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप चले। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। कई साथियों ने यहाँ बात करी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जाए, कई साथियों ने ये विषय रखा कि बीजेपी के साथ चर्चा कर सरकार बनाई। प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला। उस परिस्थिति में अंत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत किया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ प्रदेश के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जिसके अंदर खास तौर पर 75% हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी का रोजगार का अधिकार का हमारा उद्देश्य था, प्रथम तौर पर उसको वृद्धावस्था पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, उसकी बढ़ोतरी, इन विषयों पर जौन सा भी पॉलिटिकल दल इस बात को थोड़ा गौर करें, सहमत होगा, जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर उसके साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। आज आप लोग बारी बारी कयास लगाते हैं किससे मुलाकात हुई, क्या कदम उठाए गए। औपचारिक तौर पर चर्चाएं जरूर हुई। अगर मुलाकात किसी से होगी, कोई कदम बढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को हम उसके बारे में पूरी तौर पर बताने का काम करें। हम पॉजिटिव हैं हरियाणा को आगे ले जाने के, हम पॉजिटिव हैं प्रदेश के अंदर युवा को उसके अधिकार मिले, जो क्राइम की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए। जो हमारे एजेंडास थे, जो भी संगठन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चलने को तैयार होगा, जननायक जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सहयोगी के तौर पर प्रदेश में सरकार बनाने का काम दीपेंद्र मानता हूँ। चौधरी देवीलाल जी अच्छा चलो त्याग करने का काम किया। हम त्याग कर करके अगर युवा को 75% हिस्सेदारी दिला पाए, अगर त्याग कर कर भी वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी करवा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी साथी को इस चीज से इनकार। हमारे लिए दोनों छूटेंगे। इस बात पे दुष्यंत जी ने जो कहा कि हमारे लिए
हरियाणा प्राथमिक है, हरियाणा का विकास, हरियाणा के मुद्दे प्राथमिक हैं और हमारे लिए दोनों अछूत नहीं हैं। ये बात 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली उसमें कही। 5 बजे के पश्चात दुष्यंत जी ने दोनों नेताओं से खुले तौर पर बात करने के लिए सरदार निशान सिंह जी को, लितानी जी को और स्वयं मुझे भी इसके लिए परमिट किया। निरंतर बातचीत चली। कांग्रेस की तरफ से यह बात कही गई कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए राजी हैं, तैयार हैं कि दुष्यंत चौटाला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार बना ली जाए। अन्यथा एक व्यक्ति ऐसे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे भी बातचीत हुई, मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करें, जिनसे भी बातचीत हुई और उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि पहले समर्थन करो फिर मुद्दों पर आएंगे, पहले समर्थन करो फिर निर्दलीयों को साथ लाने का सोचेंगे, पहले समर्थन करो फिर आगे बात हो। यानी नकारात्मकता, जो नकारात्मकता भूपेंद्र हुड्डा की रही उस दौरान, परिणाम स्वरूप इसी बात का, क्योंकि ये एक एंड पे चल रही थी, दूसरे एंड पर भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत जी ने तो खुला ऑफर रखा था दोनों के सामने कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मुझे हरियाणा के हित सर्वोपरि हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकारा कि 5100 पेंशन हो, 75% आरक्षण हो या महिला को 50% इक्वेलिटी देने की बात हो, हम इन्हीं सभी मुद्दों पर सहमत हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने समझौता कर लिया, समझौता हो गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा जी पहले तो यहीं एक्सपोज हो जाते हैं और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। गोहाना के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमारी बातचीत हुई मगर दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी जींद जुलाना के रास्ते होते, रोहतक से बहादुरगढ़ होते अमित शाह जी की कोठी पर चली गई। झूठ बोल रहे हैं। दुष्यंत जी तो एक दिन पहले दिल्ली आ गए और ये मीटिंग तो 4 बजे अगले दिन हुई। अमित शाह जी से जो मीटिंग हुई है वो अगले दिन रात को 9-10 बजे हुई। वहीं उनके पिताजी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा कि हुड्डा जी और उनके बेटा जी की ही बात में इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर वो कटिंग अगर आप चला पाए, ये आप इस पे गौर करें तो प्लीज थोड़ा सा पीछे नॉइज अगर कम हो जाए। धनखड़ साहब थोड़ा हुड्डा की 2 टूक गठबंधन को लेकर मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई और पीछे उन्होंने कहा वीडियो में कि मेरी कोई बात ही नहीं हुई। अब ये कैसे संभव है? बेटा जी कहते हैं कि दुष्यंत की सभी शर्तें को मानने को तैयार हो गए थे पूर्व सीएम हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी इसी बात में एक्सपोज हो चुके हैं कि पिताजी कुछ कहते हैं और बेटा जी कुछ कहते हैं। अब ये पिताजी और बेटा जी मिलकर के बताएं क्या उनकी बातचीत हुई थी या उनकी बातचीत नहीं हुई और ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं, ये वे स्वयं बताएं। हाँ जी, सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव ने ये अधिकार दुष्यंत जी को, सरदार निशान सिंह जी को दे दिया है। अच्छा ये बताइए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब क्या है? सरकार 75% आरक्षण युवा पीढ़ी के लिए रिजर्वेशन हरियाणा, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन और इसी हिसाब से जो और अन्य मुद्दे हैं, किसानों का कर्जा माफ, सारे मुद्दों को लेकर सरकार में आपकी भागीदारी कैसे होगी? कौन सा मंत्रालय आप चाहते हैं? क्या भाई, हम मंत्रालय के भूखे लोग नहीं, हम पद के भूखे लोग नहीं, हम इस बात के भूखे लोग हैं कि लोगों का ये कष्ट निवारण कैसे हो।
कष्ट निवारण करने के लिए जाति पाति धर्म मजहब से लाखों कोसों मील ऊपर उठ करके हम वाइज डिसीजन लेंगे जो लोगों का हित का फैसला होगा। कॉमन यूनियन प्रोग्राम के लिए आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों से बात की होगी। अरे कांग्रेस और ये दूसरे लोग जो हैं ये तो इस तरह का दबाव बनाना चाह रहे थे जैसे कांग्रेस को कोई देवी का रूप है और बीजेपी को राक्षस का रूप है और कांग्रेस को जाकर के उसके चरणों में गिर जाया जाए। ऐसे थोड़ी संभव है। वो हमारी बातों पर सहमत हो और हमें नंबर दिखाएं, ये दोनों चीजें करें और उसके बाद हमारे पास आए। ये आंखें दिखाकर डराने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को कहूंगा जिनने सुबह सुबह टीवी पे इस तरह की बात की। ये सहयोग कब तक आप बता रहे हैं, कब तक निर्णय करें, किस तरफ जा रहे हैं आप? कब तक निर्णय हो जाएगा, किस तरफ जा? तो ये तब की क्लिप है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि आप सब लोग वीडियो से ही समझ गए होंगे कि हमारी इंटेंट जो थी, हमारी इंटेंशन जो थी वो पाक साफ थी, हरियाणा के हित के लिए थी, जनता के हित के लिए। अब क्योंकि इसमें तो आप लोग कहेंगे कि ये तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, इसमें तो कोई ज्यादा सा खुलासे वाली बात नहीं हुई। जो असली बात है जिस मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं वो है लोकसभा चुनाव 2019 की, जिसका जवाब भूपेंद्र हुड्डा जी को देना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जननायक जनता पार्टी का पैक्ट हो गया, लगभग बातें तय हो गई थी और महागठबंधन, मीडिया के लोग भली भांति परिचित हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब आप अगर घुमाएं पीछे, एक्सेप्टेड कांग्रेस प्लान फॉर अलायंस फॉर्मेशन, दिस वाज महागठबंधन प्लान ऑफ हरियाणा, और हरियाणा के लोगों के हित के लिए, और क्योंकि हम नई नवेली पार्टी थे, एक नया पौधा था, ऑल्दो हमारे जो विचार हैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी है, वो तो इस देश की शायद सबसे सशक्त और सबसे मजबूत आइडियोलॉजी हो, मगर हमने फिर भी हरियाणा के लिए सैक्रिफाइस तक करने के लिए दुष्यंत जी ने यह फैसला लिया कि 7-2-1 पर बात बढ़ जाए। 7 कांग्रेस, 2 जेजेपी और 1 आम आदमी पार्टी। इसके लिए आम आदमी भी तैयार थी, दुष्यंत चौटाला भी तैयार थे, और परिणाम स्वरूप कि एक मजबूत सशक्त गठबंधन बने जिससे कि व्यवस्था परिवर्तित की जाए। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्था परिवर्तित की जाए, जिन मुद्दों को हम जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं उनको बनाया जाए। इसका रिजल्ट क्या रहा? सब लोग सहमत थे। राहुल गांधी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, अगर आप वो चलाएं, अब इसकी पहली लाइन पढ़िए, ये भी दैनिक जागरण अखबार है। महागठबंधन नहीं करने से नाराज हुए राहुल गांधी। हमारा प्रयास तभी सकारात्मक था कि हरियाणा की जनता को ऑल्टरनेटिव कैसे दिया जाए, मगर एक व्यक्ति, वो चलाएं आप, जहां हुड्डा जी कहते हैं मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, लिखा है इसका। हाँ, ये भी है, हुड्डा बने गठबंधन की राह में रोड़ा, और ये तो एक्सपोज, ये तो सबको पता है। इसको तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी के हित की बात ही करूंगा जब ये विषय है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो नहीं माने, बाकी सब लोग इस बात के लिए सहमत थे। यानी यहां पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरह जब वो ये बात कहते हैं कि जेजेपी हमारे साथ क्यों नहीं। जो ये कहते थे कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, वो भूपेंद्र हुड्डा जी अपने बेटे की टिकट होने के बावजूद, जो कांग्रेस का रूल है, कहते हैं सो कॉल्ड कि एक परिवार में 2 टिकटें नहीं जाएंगी, इनकी कांग्रेस के हेड ऑफिस से एक टिकट जारी होती है, इंडिविजुअल टिकट सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। और यह कब होती है? जब जननायक जनता पार्टी और तमाम अपने लोग कैंडिडेट उतार चुके होते हैं। इस बात पे गौर करने की। तो इनका जो इंटेंट था, एक मैं इसमें और बात कहूंगा जिसमें हुड्डा जी जवाब बेहतर दे पाएंगे मेरे से ज्यादा। यूपी भवन के अंदर क्या मुलाकात हुई थी, हुड्डा जी ये बताएं। और अगर हुड्डा जी चाहेंगे तो यूपी भवन में जो मीडिएशन करने वाले नेता थे उनको भी मीडिया के सामने लाने का हम काम करेंगे।
कि क्या बातचीत हुई थी और किस लालच और किस जो है ना उसके अंदर जो हुड्डा जी ने ये सारे के सारे महागठबंधन जो हरियाणा की जनता शायद उस समय चाहती हो उसको नहीं होने में एक राह में रोड़ा बनने का, एक हैजार्ड बनने का काम किसी ने किया तो वो स्वयं थे। परिणाम स्वरूप ना तो कांग्रेस कोई सीट जीती, जो कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अब तो ये इतिहास है, किसी से छुप नहीं सकता। पिताजी भी हार गए, बेटाजी भी हार गए, हारे कि नहीं हारे, और इसका खामियाजा अन्य विरोधी दलों को भी भुगतना पड़ा, चाहे आम आदमी पार्टी थी चाहे जननायक थी। हम इसको कंक्लूड करें क्योंकि बहुत सारे जवाब हुड्डा जी ने देने हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ चीजें राजनीति के अंदर अगर दबी रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। मैं इतना ही कहूंगा, अगर वो हमें इस बात के लिए कंपेल और मजबूर करेंगे तो फिर हमारी ये मजबूरी बन जाएगी जनता के सामने उन बातों को भी उजागर करने की। अगर वो ये कहेंगे कि कांग्रेस के किस सीनियर नेता से बातचीत हुई तो गुड़गांवा के अंदर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिकॉर्ड फोन कॉल्स के साथ मैं आपको वो भी आपके सामने बताने का काम करूंगा, और हुड्डा जी से कब बातचीत हुई, किस माध्यम से हुई, वो भी करने का काम करूंगा। इंटेंट क्लियर है, बदनीयती क्लियर है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे और आज जगह जगह जाकर पिताजी और बेटाजी राग रो रहे हैं, गा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ चले गए, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के जनहित के मुद्दों के साथ गए हैं। बीजेपी से हम पहले भी अलायंस में रहे, जो हम कहते थे ना कि कांग्रेस के साथ 7 पीढ़ी नहीं जाएंगे, वो इसी सोच के लिए कहते थे, क्योंकि कांग्रेस की सोच हरियाणा के लिए नहीं है। कांग्रेस की सोच हरियाणा के लोगों के भलाई के लिए नहीं, पिताजी और बेटाजी की भलाई के लिए है। पिताजी अपने बेटाजी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है और उसके लिए राव इंद्रजीत जी का कुर्बानी दी गई, चौधरी वीरेंद्र सिंह की कुर्बानी दी गई, कुलदीप बिश्नोई की कुर्बानी दी गई, शैलजा जी की कुर्बानी दी गई और हमारे आदरणीय अशोक तंवर जी की कुर्बानी दी गई कि नहीं दी गई। यानी बेटा जी का फ्यूचर सिक्योर कैसे हो उसके लिए पिताजी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। और दुष्यंत चौटाला ने, क्योंकि हरियाणा की जनता दुष्यंत को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, दुष्यंत जी ने उस पद की कुर्बानी देकर के आज उन मुद्दों की लड़ाई लड़कर 75% को लागू करवाया, महिला को 50% आरक्षण दिलवाया, हरियाणा में जनहित के सैकड़ों ऐसे फैसले लिए। एक मन में टीस है 5100 नहीं कर पाने की, मगर वो दिन दूर नहीं कि जन सहयोग के आशीर्वाद से, जनता के, बुजुर्गों के, हमारे जो देवता रूपी हरियाणा का वोटर है उसके आशीर्वाद स्वरूप वो सपना भी पूरा होगा और 5100 नहीं, उसको भी और आगे ले जाने का काम होगा। इसलिए आज मैं इस बात को यहीं सीमित दायरे तक रखना चाहता हूं और निशान सिंह जी से कहूंगा कि कुछ विषयों पर वो भी आपसे चर्चा करना चाहते हैं, हम इसे कंक्लूड करें। इसके पश्चात आपके जो सवाल और जवाब हैं वो हम जरूर दे पाएंगे। मेरे हिसाब से आप इस बात से वेल सेटिस्फाइड होंगे कि आज भूपेंद्र हुड्डा जी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उनका झूठ उजागर हो चुका है, जनता के पब्लिक डोमेन में आ चुका है। दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक भ्रूण हत्या, आप मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा नोट करें, दुष्यंत चौटाला जी की राजनीतिक भ्रूण हत्या भूपेंद्र हुड्डा नहीं कर पाए। दुष्यंत चौटाला जी की परिपक्वता से आज जननायक जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये परिवार एक मजबूत और सशक्त परिवार है, जो कि चौधरी देवीलाल जी के सपनों पर आगे अपने कदम बढ़ा रहा है, उन्हें सच कर रहा है। और इसका झंडा हुड्डा जी आप नहीं रोक पाओगे, ये झंडा तो हिमालय की चट्टानों से ऊंचा जाएगा, वहां फहराएगा। बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे युवा नेता दिग्विजय चौटाला जी ने अपनी बात रखी और ये सारा खुलासा किया
कि 2019 के चुनाव में किस तरीके से महागठबंधन में कैसे कैसे रुकावट आई और किन लोगों की वजह से आई और किन विषयों को लेकर के जननायक जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा के विकास को छोड़ने का काम किया। ये सारी बातें उन्होंने कही है। इसी कड़ी में जींद का उपचुनाव भी आता है। जींद के उपचुनाव में जब रणदीप सुरजेवाला ये पता चला कि दिग्विजय जी उपचुनाव को फाइट कर रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ करके कांग्रेस द्वारा कहीं और नियुक्तियां की गई थी, उनको छोड़ करके दिग्विजय जी का मुकाबला करने के लिए उस उपचुनाव में आकर के नॉमिनेशन फाइल किया और जो परिणाम रहे वो आप सबके समक्ष हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा की बेहतरी बहबूदी को देख करके अपने फैसले करती है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने करने का काम किया और आज बहुत बेहतर पोजीशन में जो बातें इन्होंने कही कि जहां एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे जो युवा हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% रोजगार देने की बात थी, महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने की बात थी। ये सारी बातों को आज पूरा करने का उन्होंने काम किया है। तो ये नीयत बड़ी साफ होती है विरोधी लोगों की कि महागठबंधन किस तरीके से, किस वजह से उस पर रुकावट आई, क्यों दिक्कत आई। आज वो विद प्रूफ दिग्विजय जी ने आपके समक्ष रखने का काम किया। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के विकास का एक ध्यान रहता है, पार्टी का हरियाणा के विकास के मुद्दों के ऊपर ध्यान रहता है, ना कि हमारा ये कोई ध्येय है कि हम किसी राष्ट्र लेवल के, किसी प्रदेश लेवल के किसी नेता के खिलाफ को बात करें, को बयानबाजी करें। तो हम हमेशा अपने मुद्दों पे अपने आप को केंद्रित करते हैं। तो यही एक वजह है कि दुष्यंत चौटाला आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में युवा नेता के रूप में अपनी सोच और समझ को लेकर के, हरियाणा के हितों को लेकर के सबके हरमन प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरदार निशांत सिंह जी। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जैसा आपने कहा कि हमारी इंटेंट रहती है कि लोगों का विकास कैसे हो, भला कैसे हो, पॉलिसीज कैसे अच्छी लाई जाए, वही हुड्डा जी और उनके बेटा जी की नीयत रहती है कि दुष्यंत को कमजोर कैसे किया जाए। कहीं भी आप देख लो, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे हरियाणा में। नेता तो और भी बहुत है, अन्य पार्टियों के हैं, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा। पार्टियों का नाम लेंगे, नेता का नाम नहीं लेंगे। नेता का एक का ही नाम लेंगे, दुष्यंत चौटाला। राष्ट्रीय स्तर पर कितने नेता हैं सभी पार्टियों के, किसी का नाम नहीं लेंगे, अच्छे में बुरे में। एक ही नेता का नाम लेंगे, क्योंकि हुड्डा जी के पेट का दर्द, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ उन्हें दुष्यंत चौटाला लगते हैं। और आज क्योंकि उनने ये बात शुरू की थी, हमने ये आज 3.5-4 साल बीत गए और ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमें इस बात को पब्लिक डोमेन में लाना पड़े। जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें अच्छा है कि दबी रहें, मगर बार बार ये बात वो कहते हैं कि ट्रिगर की गई दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी द्वारा, रैलियों में कही गई, सभाओं में कही गई, तो मुझे उसका जवाब देना, मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता थी। लोगों के सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब भी उन्हीं की भाषा में जैसे को तैसा देने के लिए जननायक जनता पार्टी निश्चित तौर पर वो तैयार है। और मैंने जो 2-3 बातें कही हैं, अगर हुड्डा जी उनके लिए तैयार हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी और जय। दिग्विजय जी, इसी गठबंधन से जुड़ा एक सवाल है जी। आपने कहा कि गठबंधन करने को तो तैयार थे आप, लेकिन जो शर्तें थी वो सहमति नहीं बन पाई कांग्रेस से। कांग्रेस से आपने कहा कांग्रेस से भी बन पाई, हुड्डा जी से नहीं बन पाई। हाँ, और हुड्डा जी को अगर आप वो चलाएंगे तो उसमें लिखा है कि हुड्डा जी को फ्री हैंड दे दिया गया इस गठबंधन को करने के लिए। नहीं बन पाई। आपने अभी कुछ दिन पहले ये भी बयान दिया था, जब अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान आया था कि कांग्रेस के साथ भी वो
गठबंधन कर सकते हैं। अगर आपने कहा था कि मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा कि जहां वो ये कहते थे कि चौटाला साहब को जेल भेजने वाले और अजय सिंह जी को जेल भेजने वाले के साथ मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं तो उन्हें सिर्फ याद दिला रहा। मतलब कलयुग का एक अलग ही नजारा होगा। वही मैं कह रहा हूं कि मुझे तो ये विश्वास है कि भूपेंद्र हुड्डा जी किस सोच के व्यक्तित्व। दिग्विजय जी, ये हाइपोथेटिकल बात है, उन बातों का जवाब तो समय आने पर। दिग्विजय जी, अभय चौटाला जो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री अब बात मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करता हूं कि अभय चौटाला जी के बारे में बहुत सारी समय पर हमारी बातें होती हैं। आज मैं कुछ कहूंगा, कल अखबार में वो छप जाएगा। आज रहने दें, अगली बार अभय सिंह जी के बारे में बात। तो दिग्विजय जी, आप ये मैं कह रहा हूं कि आज जो मुद्दा है वो ये है कि हुड्डा जी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उनके बेटा जी ने क्या कहा, मैंने कहा। दिग्विजय जी, उसी विषय पे आ रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जाट का नेता अब लोकप्रियता कौन बटोरे, हुड्डा या फिर दुष्यंत चौटाला? आप ऐसा नेता, ऐसा है कि जाति पाति धर्म मजहब ये हमारी सोच नहीं, उनकी। दिग्विजय जी, प्रेमलता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस से तो आप एक बार भैया सकते नहीं बनी। ये न्यूज देखिए, आप इस बात पे गौर करिए और आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 तारीख को क्या हुआ होगा, जो बात मैं कह रहा हूं। देखिए, आर्काइव जो है उसे कोई छुपा नहीं सकता। जो हमारी मेमोरी है वो कमजोर पड़ सकती है, हुड्डा जी की पड़ सकती है, उनकी याददाश्त कम हो सकती है, उनके बेटा जी भूल सकते हैं, इन चीजों को कोई छुपा नहीं सकता। दिग्विजय जी, 2024 के लिए मिनिमम प्रोग्राम क्या होंगे वो, और क्या उनके आधार पर हम संगठन किसी भी गठबंधन के साथ जा सकते हैं? ये तो सरदार निशान सिंह जी, दुष्यंत चौटाला जी और पार्टी की सीनियर लीडरशिप तय करेंगी। इसके अलावा मैं इस बात को उपयुक्त जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या मुद्दे होंगे, कैसे होगा, कैसे गठबंधन होगा, नहीं होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, भविष्य के घर में है। और इनको प्रेमलता आजकल क्वालिफिकेशन पूछ रही है जी आपकी कि क्या भाई, मेरी क्वालिफिकेशन तो 12वीं है और मुझे गर्व है। और प्रेमलता जी को एक बात बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि मैं भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस की उस सोच से सताया हुआ परिवार का एक नौजवान था, क्योंकि मेरे पिता और दादा को 10-10 साल की कैद कर दी गई थी। मैं अपने 3rd ईयर ऑफ लॉ में था जब मुझे पढ़ाई को छोड़ करके अपने परिवार को संभालने यहां आना पड़ा। प्रेमलता जी, आपके बेटा जी और आपके हस्बैंड की जितनी क्वालिफिकेशन है, भगवान ने सांस दिए और चौधरी देवीलाल का रगों में खून दौड़ता रहा, तो आपसे ज्यादा पूरे परिवार की पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ज्ञान लेकर के जाऊंगा। मगर किताबों से सीख नहीं मिलती, एक्सपोजर से सीख मिलती है। आपकी सोच नियमित है कि वो 12वीं को देखती है। मेरी सोच आपसे कई लाख गुना शायद बड़ी है कि मैं और चीजों को देखता हूं। और उसी चौधरी देवीलाल के खानदान में जन्म लेने का जो सौभाग्य मुझे हासिल हुआ और जनता की सेवा करने का हासिल हुआ, तो ये पढ़ाई लिखाई भी आज मेरे दादाजी ने कितनी उम्र में कर ली, हम भी कर लेंगे। क्या हो गया? हमने कभी पूछी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और इससे क्या मैटर करता है? कितनी नियमित सोच है, कितनी नियमित सोच का दायरा है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, मेरे से बहुत बड़ी है, मेरी दादी से, मगर कितनी नियमित सोच का दायरा है। और मुझे लगता है कि आंसर दे दिया। अब इससे ज्यादा इस पर चर्चा नहीं। इसमें यह है कि पिता के समान लोगों को चैलेंज अरे पिता के समान अपने से, अगर कोई राजनीति में बात हुई है आदर के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या उसका जवाब नहीं देंगे? पिता के समान अगर आप हैं उम्र में, तो आप कुछ भी कहते रहेंगे। राजनीति में इसका मतलब तो पिता के समान कल को कोई चुनाव लड़ेगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अभी भी युवाओं को 75% राजनीति में तो दादाजी को जवाब दिया जा रहा है। मैं आपकी बात से मैं फिर कह रहा हूं, मैम, विद ड्यू रिगार्ड, 75% आरक्षण हमने अपनी नियत से मजबूती से लागू कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट करेगा। अगर मैं उस पर टिप्पणी कर दूंगा तो मुझे और आपको दोनों में कल को कोर्ट में कोई घसीट लेगा। तो इसलिए इस पे चर्चा ना हो। अब हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, कल आए, कब आए, ये वहां से देखिए, नगर निगम के चुनाव होने, तो क्या वहां बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव या अकेले लड़ेंगे? कोई भी संगठन अपनी मजबूती से हर सीट पर दावेदारी करता है। फिर उसके बाद जो समान विचारधारा के लोग हैं वो समय समय पर आते भी हैं, पीछे भी आए हैं, और आगे जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे तो इस पे सरदार निशान सिंह जी और वो सभी लोग चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, चुनाव का समय आ रहा है। 3 शर्तें जो पहले रखी गई आपकी, 75% युवाओं को रोजगार या 50% महिलाओं को आरक्षण, 5100 रुपए पेंशन, अब 2 शर्तें तो लगभग आपकी तरफ से अप्रूव ही हो दुष्यंत जी ने मेरे हिसाब से बड़े खुले तौर पे कह दिया
कि मेरे मन की टीस है और जनता के बीच में उस टीस को दुष्यंत जी लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ठीक कि है, मेरा मैंडेट अगर 45 का होता तो आप मेरे पर क्वेश्चन करते। अगर दुष्यंत जी को 45 सीटें मिली होती तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल जायज। हम 10 सीटों में अलाइड पार्टनर हैं, सरकार के 20% हिस्सेदार हैं, उसमें भी हम प्रयासरत हैं। हमारी नीयत पर, हमारी नीति पर, हमारी सोच पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आने वाले चुनाव में आपको लगता नहीं है कि फिर दोबारा से जिस तरह अभी चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, वो एक अलग परसेप्शन है? मुझे देखिए, दो चीजें, एक 5 साल सरकार को चलाना और एक 5 साल के बाद गठबंधन में आना, मिलकर के चुनाव लड़ना। हम पहले भी चुनाव मिलकर के नहीं लड़े, उसके बाद गठबंधन में आए। अब ये इन लोगों ने तय करना है, पार्टी की दोनों की हाईकमान ने तय करना है, और वो जन भावना के आधार पर मेरे हिसाब से सब चीजें समेटते हैं। ओपी धनखड़ कह रहे हैं, ओपी धनखड़ जी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कि अभी गठबंधन पर विचार किया जाएगा। हम भी तो यही कह रहे हैं। हम कौन सा लग गए? दिग्विजय जी, दिग्विजय चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा, कौन सी से? ये आप इनसे बात कर लीजिए, फैसला करके बता दीजिए। पर मेरी इच्छा पार्टी के लिए काम करने की, मेरा एक सवाल है, एक वर्कर के तौर पर काम। मेरा एक सवाल है, हम ये मान के चलते हैं कि आपका महागठबंधन हो गया होता हुड्डा साहब के साथ, तो आज हरियाणा कहाँ खड़ा होता? देखो सर, ये हाइपोथेटिकल नहीं, भविष्य की तैयारी ऐसी होती है, ऐसा नहीं। देखो आप छोटे हो, मैं आपसे बेटे की उम्मीद कर रहे हैं, मेरे बहू के बेटा हो, क्यों भाई ताकि बहू आगे चलेगा। ऐसे आप गठबंधन करते हो, राजनीति में तो सोच। हम अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ते, और आज भी लड़ी है, कल भी लड़ेंगे। अपने जनहित के मुद्दों पर काम करते, आज भी कर रहे हैं। हरियाणा कहाँ होता? हरियाणा होता नहीं, मैं इस पे जवाब इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि मेरे लिए, शायद आप इसको ना समझें, मेरे लिए बहुत हाइपोथेटिकल है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम वहां भी होते तो भी हम अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ते, आज भी लड़ रहे हैं, कल। दिग्विजय जी, हरियाणा कर्ज में डूबता जा रहा है, क्या प्लानिंग आप लोगों की? आप ऐसी गठबंधन सरकार खेलते रहेंगे, जनता कब तक मरती रहेगी इस विषय? नहीं, जनता पर कर्ज है, आज नहीं, ये वर्षों से है, और इसके लिए जिम्मेवार ना केवल जेजेपी बीजेपी की सरकार है, ना केवल इससे पहले की बीजेपी की सरकार है, ना केवल उससे पहले 10 साल की हुड्डा की सरकार है। इसके लिए तमाम सरकारें जिम्मेवार हैं। कर्ज बढ़ रहा है और ये गंभीरता है, इस पे हमें सरकारों को सोचना चाहिए। इस पर एक आदमी ब्लेम करने के नहीं, आंकड़े लेके बैठ जाऊंगा तो जितने जिम्मेवार ये सरकार है, इससे पिछले वाली भी ज्यादा थी, उससे पिछले वाली भी ज्यादा। दिग्विजय जी, जो डिपार्टमेंट दुष्यंत जी के पास है जी, हम अक्सर देख रहे हैं कि उन्हीं डिपार्टमेंटों पर खासी नजर रखी जा रही है। अभी हाल ही में, कल भी गुरुग्राम के दुष्यंत जी खुद चाहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट्स पर खासी नजर रखी जाए, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी कोई अनियमितता है उसको उजागर किया जाए। यही सोच, तो बार बार ये कहते हैं शराब घोटाला, दुष्यंत जी ने तो कार्रवाई करवा करके पकड़वाए कि कहीं भी कहीं कोई अनियमितताएं हैं उनको पकड़ो। मेरे डिपार्टमेंट पाक साफ होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई करप्शन की बू नहीं आनी। गुरुग्राम के हाँ, अगर आई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके लिए। अब ये मेरी बात को जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डाइवर्ट मत कर देना कल को, क्योंकि मुद्दा आज ये था। कहीं प्रेमलता जी को चला दो और मेन मुद्दे को चलाओ ही ना, क्योंकि वो तो थोड़ा स्पाइसी है मामला, जो है वो उसमें मसाला है, इसलिए।